लास्ट लेक्चर में हमने डीसी मशीन के बारे में पढ़ा था। डीसी मशीन में हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, ईएमएफ पढ़ी थी और बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्या पढ़ा रही हूँ, स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। ठीक है, स्पीड कंट्रोल पढ़ा रही हूँ बेसिकली। तो स्पीड कंट्रोल, जैसे कि तुम्हें फॉर्मूला भी पता है, लास्ट क्लास में हमने डीसी मशीन से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेस करे थे ना। अब उसमें हमने कौन कौन से फॉर्मूलेस पढ़े थे। सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, कि डीसी मशीन में हमारी कितनी ईएमएफ जनरेट होती है। राइट, तो क्या फॉर्मूला था, याद है? E इज इक्वल टू पी एन जेड फाइव बाई 60A। और दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक मोटर के केस के लिए पढ़ा था और एक जनरेटर के केस के लिए पढ़ा था, और इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी करे थे जो तुम्हारे पेपर में आए हुए हैं। मोटर के लिए क्या फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए, और जनरेटर के लिए क्या फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर ए, यही था। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, आई ए का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आई ए इज इक्वल टू आई माइनस आई एस एच, और जनरेटर के केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला था, आई ए इज इक्वल टू आई प्लस आई एस एच, यही था। और इसके अलावा हमने आई एस एच का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज वी डिवाइडेड बाय आर एस एच। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? अब जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ अ डीसी मशीन। अब ये बताओ, सबसे पहले स्पीड होती क्या है, कि मोटर हमारी कितनी स्पीड से चल रही है। राइट, अब हमें वो पता करना है कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू पी एन जेड फाइव बाई 60A, है ना ये फॉर्मूला। और अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 60A उधर भेज दो, ये पी जेड, और ये कितना हो जाएगा, E बाय 5। राइट, तो ये सारी टर्म्स मैंने एक साथ क्यों लिखी है, ये सारी क्या है, कांस्टेंट। ईएमएफ चेंज हो सकती है मशीन बनने के बाद, फ्लक्स चेंज हो सकता है और स्पीड चेंज हो सकती है। तो मैं इसको लिख लूँ, एन इज इक्वल टू के इंटू ई बाई 5। राइट, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि तुम्हारी जो स्पीड है मशीन की वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो एक ईएमएफ पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स पे डिपेंड करती है। राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास n का क्या फॉर्मूला आ गया, n इज इक्वल टू ई बाई 5, और कांस्टेंट क्या है, k। अब तुम्हें पता है मोटर के केस में ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस आई आर ए। क्योंकि हम ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। मशीन रहने दो, काट दो मशीन, पर्टिकुलरली डीसी मोटर की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो E का फॉर्मूला हो गया V माइनस आई आर ए, के कॉन्स्टेंट है एज इट इज फ्लक्स। तो फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, N इज इक्वल टू V माइनस आई आर ए डिवाइडेड बाई के 5। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें क्या पता लग रहा है कि N स्पीड किन टर्म्स पे डिपेंड करती है, एक V पे डिपेंड करती है। तो ये क्या होता है, V क्या होता है, वोल्टेज, कि अगर हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं तो स्पीड में चेंजेस होंगे। इसी तरह वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। आर्मेचर रेजिस्टेंस में चेंजेस होंगे तो स्पीड में चेंजेस होंगे। अब एक बात बताओ कि अगर मैंने आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज करा तो आर्मेचर करंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा या नहीं होगा? हुँ? होगा ना, क्योंकि अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर रही हूँ तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी चेंजेस हो जाएंगे। तो जब भी हम आर्मेचर रेजिस्टेंस में चेंजेस करते हैं उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, या फिर उसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रियोस्टैटिक कंट्रोल। रियोस्टेट क्या होता है बताओगे मुझे, देखा हुआ है तुम लोगों ने रियोस्टेट? तो एक ये रियोस्टेट मतलब वो जो तुमने लैब में देखा हुआ है, रियोस्टेट ऐसे स्लाइड करते थे, रियोस्टेट मतलब रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए। तो अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। राइट, अब इसके बाद देखो फ्लक्स है, फ्लक्स
फ्लक्स को चेंज करोगे तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह वोल्टेज को चेंज करोगे तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग वो जो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो कर रहा है आर्मेचर रेजिस्टेंस पे। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। दूसरी चीज वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स, या फिर और किस नाम से जानते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। ठीक है। थर्ड चीज जो जिस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे, और उसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। गॉट इट। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि n इज इक्वल टू v माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय के फाई। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर मैंने आर ए की वैल्यू कम कर दी, फिर से बोल रही हूँ, अगर मैंने आर ए की वैल्यू कम कर दी तो तुम्हारे अकॉर्डिंग स्पीड क्या होगा, कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। देखो अगर आर ए कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। कैसे, उसका रीज़न सुनो। मान लो वोल्टेज कांस्टेंट है 200, अगर आर ए की वैल्यू कम है, एक तो तुम 20 माइनस कर रहे हो तो हमारे पास 180 वैल्यू आ रही है, एक तुम 100 माइनस कर रहे हो तो 100 वैल्यू आ रही है। तो आर ए की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी, या आर ए की वैल्यू कम थी तो स्पीड क्या आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी ना, स्पीड क्या आ रही थी, ज़्यादा आ रही थी। तो बेसिकली आर ए और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, गॉट इट। अब इसको भी इन्होंने दो, इसको डिटेल में अब हम पढ़ेंगे, तीनों मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। हमारे पास दो मोटर होती है, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक होती है हमारे पास डीसी शंट मोटर और एक होती है हमारे पास डीसी सीरीज मोटर, राइट। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हम पूरी मोटर ना बना के सिर्फ मेनली उसका क्या पार्ट बना देते हैं, आर्मेचर। शंट है तो आर्मेचर के साथ हमारे पास पैरेलल में वाइंडिंग कनेक्टेड होती है, और पैरेलल में वाइंडिंग कनेक्ट होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आरएसएच से। और यहाँ पे हमारी सप्लाई कितनी होती है, वी होती है। नाउ अब आर्मेचर रेजिस्टेंस, हमें क्या करना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस में चेंजेस करने हैं। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं आर्मेचर के साथ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दूं तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस में चेंजेस हो जाएंगे। देखो हमें क्या करना है, यहाँ से देखो स्पीड को चेंज करना है, राइट। हमारा टारगेट क्या था, स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है, वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि स्पीड कम या ज़्यादा कैसे होगी, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस पे। तो अल्टीमेटली हमें रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा, और रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे कैसे, पर्टिकुलर आर्मेचर रेजिस्टेंस को। तो आर्मेचर के साथ एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उस रेजिस्टेंस का नाम होता है आर ई। आर ई मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, आर ई मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस वेरिएबल कर देते हैं। वेरिएबल तुमने पहले पढ़ा था ना कि ऐसे एरो लगाओ तो वो वेरिएबल हो जाएगा। फिर इसको कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन गया, तुम्हारा डीसी शंट मोटर का डायग्राम। ठीक है, ये डीसी शंट मोटर का डायग्राम है। हमने यहाँ पे एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर्मेचर के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, और इसके साथ ऑलरेडी आर्मेचर का रेजिस्टेंस एडेड था। तो अगर मैं इस आर ई की वैल्यू चेंज करूंगी तो आर ए की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमारे स्पीड पे फर्क पड़ेगा। सो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर डीसी शंट मोटर। अब हम सीरीज मोटर के लिए बनाएंगे, कोशिश करो खुद से बनाओ। सीरीज है तो क्या लेंगे, सबसे पहले तो तुम्हें पता ही है, आर्मेचर लेंगे। आर्मेचर के साथ आर्मेचर का रेजिस्टेंस बना लेते हैं, और सीरीज वाइंडिंग है तो सीरीज में वाइंडिंग लगेगी, और सीरीज वाइंडिंग को किससे डिनोट करते हैं, आरएससी से, और शंट वाइंडिंग को किससे डिनोट करते हैं, आरएसएच से। अब इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाएंगे जो आर्मेचर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा। तो इनडायरेक्टली हमने ऐसे लगा दिया, क्योंकि ये तो सीरीज में है, सीरीज में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं आरएससी के साथ लगाऊं या आरए के साथ लगाऊं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब इसके बाद देखो इसकी हमें करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है।
करेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर कर्व बोलो, एक ही बात है। कई बार करेक्टरिस्टिक्स अलग से भी पूछ लेते हैं, कई बार स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। अब करेक्टरिस्टिक्स अगेन वही दोनों मोटर का बनेगा, एक बनेगा तुम्हारा डीसी शंट मोटर का और एक बनेगा तुम्हारा डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, आर्मेचर करंट, और यहाँ पे कितना होगा स्पीड, यहाँ पे भी कितना होगा आर्मेचर करंट, और यहाँ पे क्या होगा स्पीड। तो ये बेसिकली स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच का क्या बता रहा है, रिलेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि जैसे जैसे तुम्हारी करंट बढ़ रही है, तुम्हारी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है ना। यहाँ से देखो, तो अब यहाँ से तुम्हारी अगर जैसे जैसे करंट बढ़ रही है, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, बट एक लिमिट तक ही कम होगी। जैसे आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया बट स्पीड यहाँ से यहाँ तक ही रही, राइट। किसके केस में, डीसी शंट मोटर के केस में यहाँ पे तुम्हारी करंट बढ़ रही है तो स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई, इतना ज़्यादा इफेक्ट आ गया। ये किसके केस में, डीसी सीरीज मोटर के केस में। देखो ध्यान से समझो ग्राफ को, पहले तुम्हारी आर्मेचर करंट मान लो 0 थी, ये वैल्यूज नहीं लिखना पेपर में, मैं जस्ट तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। 0 2 4 6 8, ठीक है, यहाँ पे स्पीड थी 800 और ये हो गई 600। तो तुम्हारी आर्मेचर करंट 0 से 8 तक पहुंच गई, तो स्पीड कितनी हो गई, 800 से 600। ठीक है, इतनी कम हुई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारी आर्मेचर करंट 0 से 8 तक पहुंच गई और स्पीड कितनी ज़्यादा कम हो गई, मान लो यहाँ पे 800 है और यहाँ पे 200, कितनी ज़्यादा कम हो गई। अब इसका रीज़न तुम लोग बताओ कि क्या हो सकता है, सोचो और बताओ। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे शंट मोटर के केस में करंट तुम देख सकते हो डिवाइड हो रही है, राइट। तो आर्मेचर करंट, अगर टोटल करंट हमारी कम हो रही है तो आर्मेचर करंट पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी टोटल करंट थी 10 एम्पियर और 10 से मैंने कर दी 6 एम्पियर रैंडमली, तो आर्मेचर करंट कम होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी। जैसे 10 के केस में पहले 4 थी, 6 के केस में 2 हो जाएगी, इतना फ़र्क होगा। बट यहाँ पे देखो कि अगर मैंने यहाँ पे टोटल करंट कम कर दी तो आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्टेड, राइट। फिर से बोल रही हूँ मैं अपनी स्टेटमेंट कि यहाँ पे अगर हमने मेन करंट कम कर दी तो ये वाला करंट कम होगा बट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो अगर मैंने मेन करंट कम कर दी तो आर्मेचर में जो करंट जा रही है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट। इसीलिए यहाँ पे शंट मोटर पे स्पीड तो कम हो रही है बट इतनी ज़्यादा कम नहीं हो रही, सीरीज मोटर में ज़्यादा कम, ये रीज़न। गॉट इट। अब इसका नेक्स्ट मेथड है वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स। मतलब अब हमें क्या करना है, फ्लक्स को चेंज करना है, राइट। अब देखो फ्लक्स तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। अगर करंट चेंज होगा तो फिर हमारे पास फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट। और तुम्हारा करंट किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस, मतलब अगर तुम्हें करंट में चेंजेस करने हैं तो अल्टीमेटली तुम्हें रेजिस्टेंस में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमें फ्लक्स में चेंजेस करने हैं तो हमें अल्टीमेटली किस में चेंजेस करने पड़ेंगे, रेजिस्टेंस में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में चेंज करने की वजह से हमारा करंट चेंज होगा और जैसे ही करंट चेंज होगा तो हमारे पास फ्लक्स में चेंज। ये समझ में आया कि फ्लक्स को चेंज करना है तो रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि अभी कौन सा फ्लक्स को के लिए बोल रहे हैं, फील्ड फ्लक्स। फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के लिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स चेंज करना है तो मैग्नेटिक करंट चेंज करनी पड़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड का ही रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, राइट। फील्ड मतलब फील्ड वाइंडिंग का। तो इसी तरह हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा डीसी शंट मोटर और एक बनेगा डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, अब वही सेम चीज़ है, शंट मोटर है तो आर्मेचर बनाओ, आर्मेचर के साथ आर्मेचर रेजिस्टेंस, वोल्टेज की सप्लाई दे दी और यहाँ पे हमारे पास शंट में कनेक्टेड है।
अब देखो जो रेजिस्टेंस हमें किसका चेंज करना है, फील्ड का, तो जो हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाएंगे वो भी कहाँ लगाएंगे, पे लगाएंगे, मतलब फील्ड वाइंडिंग ये RSH वाली है तो फील्ड पे लगाएंगे, और ये क्या कर दे, ये वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सीरीज का बनाऊंगी तो पहले आर्मेचर बनेगा, आर्मेचर के साथ आर्मेचर रेजिस्टेंस का, और उसके बाद सीरीज वाइंडिंग वाली वाइंडिंग बनी, एंड देन वी कनेक्टेड सप्लाई। अब मुझे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना है, किससे कनेक्ट होना चाहिए, सीरीज वाइंडिंग से कनेक्ट होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, क्या है RE और ये भी क्या है RE। तो जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस में चेंजेस करे, इस रेजिस्टेंस में चेंज करे तो मेरे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो फील्ड वाइंडिंग का करंट चेंज हो गया, और करंट चेंज हो गया तो हमारे पास फ्लक्स चेंज हो गया, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। गॉट इट। अब इसके बाद इसका स्पीड टॉर्क कर्व बनेगा, सेम ऑलमोस्ट वैसा ही बनेगा जैसे हमने उसका बनाया था, सॉरी, स्पीड और टॉर्क में टॉर्क हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और स्पीड यहाँ पे, तो शंट मोटर का केस है तो टॉर्क बढ़ रही है तो स्पीड कम हो रही है, बट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब ज़्यादा कम नहीं हो रही। सिमिलरली यहाँ पे टॉर्क है और यहाँ पे स्पीड है, टॉर्क बढ़ रही है तो स्पीड हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका ग्राफ। जो प्रॉपर थ्योरी है, क्या लिखना है एग्जैक्टली, क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्पीड कंट्रोल मेथड, वो तुम्हें मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से देखना। अब एक बार मैंने समझा दिया तो तुम्हें आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ये वाला मेथड एक बार खुद पढ़ना, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं करवाऊंगी, बट एक बार पहले खुद ट्राई करना है। ओके, गॉट इट। नाउ दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, स्पीड कंट्रोल, फ्लक्स कंट्रोल। अब एक टॉपिक इसमें रह गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, मोटर कैसे काम करती है। उसके बाद तुम्हारा एसी रह जाएगा, एसी भी छोटा सा ही है, फिर एसी खत्म करवा के मैं यूनिट 4 पे आऊंगी। यूनिट 4 है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो नाउ टॉपिक इज, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली लेते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले तुम्हें पता है कि मोटर हमारी कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बताओ मुझे। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ साउथ पोल है, बीच में क्या है, कॉइल है। ठीक है, अब तुमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और तुम्हें कौन सी एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है तो मतलब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करेगा ना, तुमने खुद ने प्रोवाइड करी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मान लो मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तुम कैसे भी डायरेक्शन में ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जैसे मैंने ले, मतलब कैसे भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें एक बात पता है कि अगर वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा या नहीं करेगा, हुँ? करेगा ना। अगर एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, राइट। तो ऊपर से देखोगे तो जो ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जा रही है, ऐसे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। बट अगर नीचे से देखोगे तो नीचे की मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ। ऊपर से देखोगे तो ऊपर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, साउथ से नॉर्थ, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन, राइट। और एक और बीच में आ गई मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तुम्हें ये भी दिख रहा है कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, हमेशा नॉर्थ टू साउथ। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या हो रहा है, जो नॉर्थ टू साउथ है वो दो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। एक तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ जा रही है, और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ जा रही है। नीचे वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ जा रही है, दो होने की वजह से वो क्या हो जाएंगी, एड ऑन हो जाएंगी। बट ऊपर वाली क्या है, एक ही है, तो एक सिंगल होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ कि नीचे हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो वायर की मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या हो जाएंगी, एड ऑन हो जाएंगी और ज्यादा हो जाएंगी। और ऊपर हमारे पास एक ही मैग्नेटिक फील्ड है जो वायर की है, वो एक ही होने की वजह से कम हो जाएगी। तो बीच में क्या है, कॉइल। अब ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये टेंडेंसी होती है कि वो हर जगह सेम रहती है, ऐसा नहीं होता कि कहीं ज़्यादा कहीं कम। मैग्नेट लिया, चुंबक लिया, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि पास में सारे एरिया में रखा तो वो हम कम और वैसे दूर रखो तो ज़्यादा, मतलब ओवरऑल सेम रहता है, राइट। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि ये हर जगह सेम रहती है। तो सेम रहने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कहाँ फोर्स लगाएंगी, ऊपर की तरफ लगाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, ऊपर क्या है, कम। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगा, अपवर्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट, ऊपर की तरफ वो जाएगी। और जैसे ही वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, कौन हिलेगा बताओ, मैग्नेट तो नहीं हिलेगा ना। जो बीच में कॉइल है वो क्या करने लग जाएगी, रोटेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमें दिखती नहीं है। तो जो फोर्स लगा रही है वो किस पे लगा रही है, जो वो फोर्स लगा रही है वो किस पे लगा रही है, वो कॉइल पे फोर्स लग रहा है, और कॉइल पे फोर्स लग रहा है तो कॉइल पे फोर्स लग रहा है तो कॉइल क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो हमारे पास कौन सी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो तुमने कौन सी एनर्जी दी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और तुम्हें कौन सी एनर्जी मिल रही है, मैकेनिकल एनर्जी।